सत्ता की, तो बीजेपी अच्छे मार्जिन के साथ जीतकर सत्ता काबिज की, सत्ता में सरकार बनी, तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही? इनका जो प्रलोभन था उनके प्रति उनकी रुचि चली गई। जांजगीर चांपा जिले में हमें संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, तो मजबूती का मतलब क्या है? क्या इसमें फेरबदल की जरूरत है या फिर कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा काम करने की जरूरत है? क्या लगता है? हर समाज में होता है कि कोई एक आदमी होता है जो सक्रिय रूप से काम करता है, तो ऐसे जो सक्रिय लोग हैं उनको लाइए और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ करके और उनसे काम कराइए। सरकार जब चुनाव पास में आएगा उसके बाद आप लोग अपना तैयारी शुरू करेंगे कि तैयारी अभी से शुरू हो गई है? कि भारतीय जनता पार्टी को इस सदस्यता अभियान के बाद मजबूती मिलेगी। तो ये बदलने की जो सिस्टम रहा बीजेपी की ओर से, क्या है 5-5 साल में जो काम करने के लिए मौका मिला है उसमें खरा नहीं उतार पाई, इसलिए बदलते जा रहे हैं कैंडिडेट बीजेपी? अचानक प्रत्याशी कोई आता है और हमारे ही बीच से कोई प्रत्याशी आता है जो सामान्य कार्यकर्ता होता है। संतुष्ट अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं जैसे वहाँ देश की सेवा कर रहा था आज मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, कि कुछ और आपके मन में लालसा थी या फिर संतुष्ट नहीं है सेवा से? इस बात की कभी कोई खेद नहीं हुई कि मैं सेवा से अलग हो गया। आज भी राष्ट्र सेवा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं कर सकता हूं, कर रहा हूं, आगे भी इस तरह से मैं करता रहूंगा। जी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TN न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हम लगातार अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन और संघर्ष के बारे में, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिनका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो जांजगीर चांपा से महामंत्री है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले कौन है पुरुषोत्तम शर्मा जी, कहाँ तक उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, कैसे राजनीति में संक्षेप में फिर आगे बढ़ेंगे? मैं मूलतः चांपा का रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी चांपा में ही हुई है। हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड कहें तो जमींदारी के समय से हमारे दादाजी यहाँ राजपुरोहित हुआ करते थे और आज भी हम धार्मिक परिवेश में ही पले बढ़े हैं और हमारा जो जीवन शैली है पूर्ण रूप से धार्मिकता के आधार पर है। हमारे जो और भी रिश्तेदार हैं, बड़े भैया हैं आदि, वे सभी धार्मिक जीवन शैली से ही लगातार जुड़े हुए हैं। पुरोहिती का अभी वर्तमान में हमारा और खेती किसानी से ही हमारी जीविकोपार्जन हो रही है। मेरी पहली शिक्षा लायंस स्कूल से प्रारंभ हुई, बरपाली स्कूल और उसके पश्चात बॉयज़ स्कूल, इन स्थानों पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। अचानक मेरा चयन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में हुआ और इस दौरान मुझे ट्रेनिंग के लिए टेकनपुर में जाना पड़ा और टेकनपुर में ट्रेनिंग करने उपरांत मैं पहली पोस्टिंग हमारी हुई जम्मू कश्मीर में और ठीक उस समय वहाँ मिलिटेंसी उग्रवाद चरम पर थी और लगभग 93-94 के आसपास मैं जम्मू कश्मीर में अनंतनाग ज़िले में डिप्यूट रहा। आप लोग सुने होंगे पुलवामा, जहाँ मेरी ड्यूटी थी उस समय पुलवामा वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर थी। अब ऐसा करते लगभग मैं सन 1997 तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपनी सेवा दिया और उसके पश्चात मुझे पारिवारिक कारणों से वापस आना पड़ा, लेकिन सेवा की भाव शुरू से बचपन से ही रही है और सेवा के साथ साथ खेल के साथ मेरी रुचि विशेष रही है। वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी आदि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। स्कूलों में भी रहा, मिलिट्री में रहा तब भी रहा और वर्तमान में भी खेल के प्रति मेरी विशेष रुचि रही। 97 से लेकर और 2004 तक मैं बजरंग दल के माध्यम से हिंदू भावी जो संगठन है, संस्था है, उससे लगातार जुड़ा रहा। मैं पुरी के शंकराचार्य जी, उनके सानिध्य में भी
उनकी सेवा में लगातार सेवारत रहा और वर्तमान में 1999 से लेकर और आज पर्यंत तक राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के साथ सेवा भाव में लगातार जुड़ा रहा हूं और 1999 से लेकर के आज पर्यंत तक मैं नगर पालिका में पार्षद हूं। ये मेरी राजनीतिक और संक्षिप्त में जीवन शैली रही है और आज भी खेल के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, विभिन्न संगठन हैं, चापा सेवा संस्थान आदि, उनके माध्यम से आसपास के क्षेत्र में भी विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से लगातार सक्रिय रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मेरी जो भावना है धार्मिकता के आधार पर है। हिंदूवादी हूँ और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मैं देखते आया और बजरंग दल के साथ में मेरी पहली जुड़ाव हुई और तब से लेकर के आज पर्यंत तक मैं, चूँकि मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड भी धार्मिकता के आधार पे है, तो इसलिए मैं सनातनी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को पहली प्राथमिकता पे, और जो उनका काम है वह मुझे भीतर ही भीतर मेरे हृदय के भीतर ही समा गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चयन किया। बीएसएफ में आप थे, वहाँ कुछ समय तक अपनी सेवा दिए देश को, उसके बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो मुझे अच्छा लगता है या फिर जिसमें इंसान की रुचि रहती है उस फील्ड में जाऊँ। आपने राजनीति चुनी, क्या शिक्षा के समय से आपको राजनीति में रुचि थी कि यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ परिवेश मिला आपको कि मुझे, आपको लगा कि हाँ मुझे राजनीति में जाना चाहिए? मैंने पहले बताया कि मेरा भाव सेवा के प्रति रहा है विशेष। यदि दोनों राजनीतिक पार्टी, चूँकि छत्तीसगढ़ में 2 ही राजनीतिक पार्टी प्रमुख रूप से हैं, बाकी सब औपचारिकता है, तो यदि दोनों के साथ तुलना की जाए तो कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई सेवा की भाव नहीं दिखी मुझे। इसलिए मैंने सेवा की दृष्टि से यदि देखा तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जिनको मैं अपनी प्रेरणा मानता हूँ, वो भी उनकी बचपन से लेकर के और तब तक सेवा के साथ ही जुड़ करके राजनीति में उनका आना देखा, इसलिए मैं इस क्षेत्र को चुना। जी, जहाँ तक हमें जानकारी है आप जिला महामंत्री के रूप में दोबारा दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, और अगर बात की जाए लोकसभा विधानसभा चुनाव की तो ऐसा पहली बार है जब यहाँ से जितनी भी सीटें आती जिले के अंदर सभी बीजेपी साफ है। तो ऐसा क्या कारण रहा, क्या बीजेपी समझ नहीं पाई? क्योंकि अगर बात की जाए प्रदेश में सत्ता की तो बीजेपी अच्छे मार्जिन के साथ जीतकर सत्ता का इसकी सत्ता में सरकार बनी, तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही? यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य जो बनी चुनाव के दौरान जो बनी, और जो कांग्रेस सरकार इससे पूर्व में थी, पूर्ण रूप से प्रलोभन दे करके और सत्ता में आई थी, और उसी को दिग्भ्रमित करके लोगों के प्रति, लोगों के मन में कांग्रेस ने जो प्रलोभन का भाव भर दिया था, और जिसके कारण मतदाता ये समझ नहीं पाई कि हमको किनको वोट करना चाहिए। हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे क्षेत्र को वोट करना चाहिए कि मैं अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को वोट करूं। और इस दृष्टिकोण से वो इनका जो प्रलोभन था उनके प्रति उनकी रुचि चली गई, और इस जिले को यदि छोड़ दें तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में बढ़त लेकर के और सरकार बनाई है, और सरकार बनते ही विष्णुदेव सरकार जी लगातार सेवा के ही माध्यम से लोगों के साथ जुड़ते गए, और आज उनको इस बात का पछतावा हो रहा है कि अब हमको फिर से भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ मिल करके और मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार करते हुए लोकसभा में ठीक विपरीत जितनी इस जिले में हमारे को 8 विधानसभा क्षेत्र में हम माइनस हुए थे, और उन 8 विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने प्लस किया है, और बढ़त के साथ और लगातार तीसरी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद यहाँ से चुनते आ रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। क्योंकि हम जांजगीर जिले की बात कर रहे हैं, आप यहाँ के महामंत्री हैं, तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि जैसे कि 8 यहाँ जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं
बाकी दूसरे जिलों में जो भाजपा बढ़त बना पाई है या फिर जो कांग्रेस की प्रलोभन उसको ठुकरा के जो भाजपा अपना नई योजना लोगों तक पहुंचाई, तो उस योजना को पहुंचाने में यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो असफल रही? नहीं, इसको असफलता नहीं, इसमें भी कार्यकर्ता इस भाव में, चूंकि मैंने पहले बताया कि सेवा भारतीय जनता पार्टी का ही काम रहा है। कोविड काल में भी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो कोविड में भी अपने घर में ना रह करके लोगों के साथ जुड़ करके सेवा करती आई है। ठीक विपरीत कांग्रेस का कोई भी सदस्य सड़क में ये सेवा करते नहीं दिखा कि जिनको आवश्यकता है उनके साथ जुड़ करके, चाहे उनको चिकित्सा की आवश्यकता हो, चाहे राशन की आवश्यकता हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता हो, जो सड़कों में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में भूखे मर रहे हैं, ऐसे गरीब लोगों के साथ भी कभी वो दिखाई नहीं दिए। लेकिन ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से भोजन बना करके और उनको ले जा करके बैठा करके और परोस करके खिलाती थी। अभी आप लोगों को याद होगा जब कोरोना काल के दौरान वापसी होना प्रारंभ हुआ तो छत्तीसगढ़ में केवल 3 स्थान को चुना गया था, जिसमें एक रायपुर, एक बिलासपुर और एक चांपा। इन स्थानों पर ट्रेन आती थी, रुकती थी और यहाँ से लोगों को उनके गंतव्य को भेजा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें सामने आकर के उनको भोजन कराना, उनको गंतव्य तक भेजना, इसकी पूरी टीम की संरचना की कि यहाँ का प्रभारी ये होगा, इस काम को ये, इस तरह से सेवा भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ करके काम की है। जी, हमारे साथ इंटरव्यू में विजय शर्मा जी ने कहा था कि जांजगीर चांपा जिले में हमें संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। तो मजबूती का मतलब क्या है? क्या इसमें फेरबदल की जरूरत है या फिर कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा काम करने की जरूरत है? क्या लगता है? मजबूती का जहाँ तक मैं समझता हूँ किस भाव से वो कहे हैं मैं तो नहीं जान पाऊँ, लेकिन मजबूती का तात्पर्य ये होगा कि अभी लोकसभा में उनको यहाँ का प्रभार दिया गया था और उस प्रभार के दौरान यहाँ जो जितने सक्रिय लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके काम किया, कुछ लूप लाइन में थे। लूप लाइन कहने का तात्पर्य यह है कि उनको राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से आने का औचित्य दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनसे आग्रह कीजिए और उनको संगठन में लाइए और संगठन में ला करके संगठन के साथ उनको कंधे से कंधा मिला करके काम करने का अवसर दीजिए या उनसे आग्रहपूर्वक काम कराइए। ये उनका विस्तार करने की भाव होगी। अभी सदस्यता अभियान हमारा प्रारंभ हो रहा, इसमें भी यही भाव है कि जो ऐसे लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करते हैं, हर समाज में होता है कि कोई एक आदमी होता है जो सक्रिय रूप से काम करता है, तो ऐसे जो सक्रिय लोग हैं उनको लाइए और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ करके और उनसे काम कराइए। अभी इस चुनाव के दौरान काफ़ी लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, उनकी निष्क्रियता को देख करके, कांग्रेस पार्टी की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसको देख करके कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ऐसे सक्रिय लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से जोड़िए और उनको काम दीजिए। इस भाव से उनको सबको सक्रिय करने की आवश्यकता है, ऐसी शायद उनकी भाव होगी। जी, अगर बात किया जाए कांग्रेस की 5 साल की, तो उनके द्वारा जो योजनाएं लाई गई और चुनाव के दौरान जो उनके द्वारा बोला गया कि 12,000 रुपये हम लोग भी देंगे और जो कर्जा माफ उसको फिर से करेंगे, और वही दूसरी तरफ बीजेपी महतारी वंदन योजना को लेकर आई, बोनस को लेकर आई, तो क्या जो कांग्रेस का वादा था फिर जो उन लोग बोल कर आए थे चुनाव में, उन लोग सफलता हासिल की जिले में अगर बात करें तो? देखिए, जैसे मैं पहले कहा ना कि दिग्भ्रमित करने वाली बात, 12,000 किसी भी दृष्टि से संभव नहीं है। मतलब उन्होंने कहा 8,500 रुपये हम महीना देंगे और 1 लाख रुपया साल का देंगे, ठीक। लेकिन ये किसी भी दृष्टि से संभव नहीं है। लेकिन ठीक विपरीत यदि 12,000 हम कहें, इससे पहले भी जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो लोगों को पेंशन के माध्यम से 200 रुपये, 350 रुपया, 500 रुपया ये ऑलरेडी देते थे। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि 12,000 रुपये हम देंगे साल का और महीने का 1,000, तो सहजता से वे स्वीकार किए इस बात को लेकर के कि ये बोल रहे हैं मतलब करेंगे, क्योंकि ये संभव है। लेकिन 8,500 रुपया देना ये कहीं किसी दृष्टि से संभव नहीं है, इसलिए उनको इसमें दिग्भ्रमित हो गए कि किसको माने और किसको ना माने। जी,
अरुण साहब सर से भी हमारी चर्चा हुई इंटरव्यू के दौरान, उनका ये कहना था कि जो 7 महीने में काम हुआ प्रदेश में शायद सरकार के माध्यम से, जो 5 साल के कांग्रेस का शासन रहा है, अगर दोनों का तुलना किया तो हम लोग 80-90% वादा भी 7 महीने पूरे कर चुके हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार का पता नहीं चल पा रही। क्या लगता है? देखिए, उनको जो पता नहीं चल पा रहा है ये है कि वो फील्ड में दिखाई नहीं देते थे। बैनर में, पोस्टर में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, इन स्थानों पर वो प्रचार प्रसार के माध्यम से दिखाई देते थे। प्रत्यक्ष रूप से, सक्रिय रूप से, मैंने कहा ना कि कोविड काल में कभी कोई कार्यकर्ता खड़े होकर के किसी काम को करते दिखाई नहीं दिया। कोई भी एक इंटरव्यू देख लीजिए या टीवी न्यूज़ चैनल में कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने ये काम किया, कहीं दिखाई नहीं दिया। इसीलिए बिना प्रचार प्रसार के माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट हमारी जो सरकार है उसका है कि हम महतारी वंदन कहा था और दिया, किसानों को देंगे राशि, वो जो वादा किया था उसको पूरा किया। ऐसे जितने भी वादे थे, हम लोगों ने ये नहीं किया कि अभी हमने घोषणा कर दिया है, हमारे पास अभी 5 साल आराम से है, हम 5 साल में 4.5 साल तक सरकार की आनंद लें और उसके बाद लास्ट का जो 6 महीना है उसमें जितने वादा किए हैं उस वादा को हम पूरा कर देंगे। ये हमारी भावना नहीं है। हमने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करने का आमादा रखता है और जितना जल्दी हो सके वो पूर्ण कर दे हम इस बात को, क्योंकि हमारे पास जो बाकी 4.5 साल रहेगा, 4 साल रहेगा, उसमें और भी कोई नई योजना लाएंगे और लोगों के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के हित के लिए, और जो नगरीय निकाय अभी चुनाव होना है उस नगरीय निकायों के हित के लिए, पंचायत की चुनाव होना है तो पंचायतों के हित के लिए काम करेंगे। हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा, इसलिए ये जितने काम, जितने वादे हैं वो तत्काल में हम पूरा करते जा रहे हैं। जी। जांजगीर से नारायण संदेल जी का हार और व्यास कश्यप जी का जीत बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई भी प्रत्याशी, केवल इसी विधानसभा का नहीं, कोई भी प्रत्याशी यदि हारता है तो उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। कांग्रेस पार्टी जब जीतती है तो अपने स्वार्थ, अपने निजी कार्यों को पूर्ण करती है, और ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जो जीतता है तो वो बुला करके उनके घर में जा करके जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम करती है। संगठन की तरफ से भी हमारे को प्रेशर होता है कि हम जाएं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीना और 24 घंटा लोगों की सेवा में लगा रहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। हम अभी तो सत्ता में हैं, सत्ता में जब नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम फील्ड में काम करते थे। आज सरकार बन गई है, हमको तो घर में बैठना चाहिए कांग्रेसियों की तरह, लेकिन नहीं, संगठन हमारे को लगातार कुछ न कुछ सेवा कार्यों में जोड़ करके रखती है, और संगठन के माध्यम से हम लोगों की सेवा करें, इस भाव के लिए हमारे भीतर में लगातार प्रशिक्षण, कैंप, शिविर, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है, और जिसके माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। जी। अगर हम लोग जांजगीर चांपा की बात करें तो इससे पहले नारायण चंद्र जी यहाँ से विधायक थे, तो क्या लगता है आपको कौन से बड़े डेवलपमेंट या फिर अचीवमेंट बीजेपी की तरफ से यहाँ की जनता को मिला है? और अगर ये भी साथ में अगर ये भी तुलना करें तो 7 महीने अभी व्यास कश्यप जी को मिला है, तो कितना अंतर, कितना विकास के काम के लिए यहाँ जनता अपने आप को खुशी महसूस कर सकती है? यहाँ अभी आप जांजगीर से आए हैं और इस जांजगीर से चांपा तक पहुंचने के दौरान आपने जितना विकास कार्य देखा होगा, अभी ओवरब्रिज पार करके आए हैं, ओवरब्रिज भारतीय जनता पार्टी की देन है। आईटी का एक यहाँ हाथकरघा का बहुत बड़ा सेंटर है जो पूरे देश भर में 7वां क्रमांक है, वो सेंटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देन है। चौथी लाइन का विस्तार, रेलवे के चौथी लाइन का विस्तार, ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। जो नेशनल हाईवे सड़क हम देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे सड़क भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। अभी भारतमाला की जो सड़क यहाँ से निकल रही है, उमरेली के पास से निकल रही है और भी अकलतरा के पास से, ये भी भारतीय, ऐसे बहुत से बड़े बड़े कार्य। यहाँ स्कूल के शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई है और केंद्रीय विद्यालय का स्थापना हो गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो यहाँ बहुत बड़ी एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है और अभी चिकित्सा महाविद्यालय का भी
घोषणा हो चुकी है। ऐसे यदि विकास कार्यों की हम तुलना करें कांग्रेस की सरकार में और हमारे, तो हमारी ये जो 15 साल और अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसको एक तराजू में रख दें और उनका जो जितना शासनकाल रहा है 1947 से लेकर के आज पर्यंत तक, उसको, तो हमारी पलड़ा भारी होगी। कोई भी एक विकास कार्य 5 साल में इस जांजगीर चांपा जिले में और जांजगीर चांपा जिले के इस जांजगीर चांपा विधानसभा में एक भी कार्य कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है, ऐसा उनके पास प्रमाण नहीं है कि हमने ये काम इस क्षेत्र में करके दिखाया है। केवल बंदरबाट किया है गौठान के नाम से, नरवा गरवा घुरवा बारी के नाम से, केवल पैसे खाने का काम किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ठीक विपरीत प्रत्येक विकास कार्यों को यहाँ न केवल स्थापित की है बल्कि उसका उद्घाटन भी किया है, उसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है। जी, अभी वर्तमान में 8 और 0 का है आंकड़ा। अभी आप लोग के पास 4 वर्ष है, तो क्या स्ट्रेटजी भाजपा द्वारा अपनाई जा रही है, क्योंकि आप यहाँ के महामंत्री भी हैं? 4 क्या? 8 और 0 की यहाँ है, कांग्रेस के पास 8 है, बीजेपी के पास 0 है। हाँ। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए बीजेपी के पास क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या लगता है आपको? देखिए, इनका 8 जो है ना, वो इस फिराक में लगे हैं कि हमको कहाँ से हमारी जो चुनाव में खर्च हुई है उसको वसूल कर सकें। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भ्रष्टाचार के प्रति इनका विशेष ध्यान है और ये इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि ये विकास कार्य करते हैं, विकास की कोई योजना लेकर के आते हैं, तो निष्पक्ष सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, निश्चित रूप से उस विकास कार्य को प्राथमिकता देगी और इस जांजगीर चांपा विधानसभा और इस जिले में उस कार्य को करेगी। चाहे वो 8 विधानसभा का अपना दावा करें और उस 8 विधानसभा में हमारे जो सांसद निर्वाचित होकर के आए हैं वो भी केंद्र की तरफ से योजना लेकर के आएंगे। कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम करेंगे तो उनको विकास कार्य में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति उनका रुचि रहा तो उसके ऊपर निश्चित रूप से विष्णुदेव जी के सुशासन है और उसमें कार्रवाई होगी। जी, क्योंकि बीजेपी यहाँ से भी 0 है, तो 0 को आगे बढ़ाने के लिए 2004 जो भी है स्ट्रेटजी क्या है बीजेपी की, कैसे जो विधानसभा हाथ से निकली उसको कैसे अपने पास लाने का प्रयास करेगी? अभी आपके पास 4.5 वर्ष है, 4.5 जब चुनाव पास में आए उसके बाद अब अपना तैयारी शुरू करेंगे कि तैयारी अभी से शुरू हो गई है? अभी हमारा संगठन का काम प्रारंभ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है। न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 18 करोड़ से ऊपर है। अभी हमारे को जो लक्ष्य दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होकर लोग स्वतः जुड़ने के लिए तैयार हैं और इस दृष्टि से भी कि भारतीय जनता पार्टी को इस सदस्यता अभियान के बाद मजबूती मिलेगी और सरकार की जो योजनाएं हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है ए से लेकर के और जेड तक जिसमें भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि नहीं है और उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। हर क्षेत्र में काम किया है ए टू जेड और वही विकास कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के जाएगी। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य अभी एक ओवर कॉन्फिडेंस कहूँगा मैं कि उसमें जो थी उससे बाहर आ गई है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा ठीक विपरीत रहा दोनों का रिजल्ट। तो इसलिए अब किसी भी प्रकार से कोई रिस्क लेने का मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी और प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी गई है कि अब हमारी जो और भी अन्य योजनाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के जनता को मिलने वाली है उसको उनके घर तक ले जा कर के हम बताएं, उसका उनको लाभ दिलाएं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा कार्य है, उनका जो विकास की तरफ कदम बढ़ रही है उसमें वो भी कंधे से कंधा मिला करके जुड़ें। और इन सब दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी अब लगातार 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहे, ऐसी रणनीति तैयार करके अब ये जो सदस्यता अभियान समाप्त होगी इसके पश्चात हमारे उच्च नेतृत्व जो हैं उनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे और अब 2047 तक भारतीय जनता पार्टी को अब कोई हिला नहीं सकेगा। अब अगर बात करें लोकसभा चुनाव की,
9-14 में कमला पाटले जी को, उसके बाद 19 में गुहा जी को, फिर 24 में कमलेश जांगड़े जी को। तो ये बदलने की जो सिस्टम रहा बीजेपी की ओर से, क्या है 5-5 साल में जो काम करने के लिए मौका मिला है उसमें खरा नहीं उतार पाई, इसलिए बदलते जा रहे हैं कैंडिडेट बीजेपी। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को जितना करीब से देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी शुरू से परिवारवाद का विरोध करते आई है और आज भी परिवारवाद का विरोध करती है। हम ये नहीं कह सकते अभी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, यहाँ के विधायक कौन बनेगा और यहाँ का सांसद कौन बनेगा। जिनकी जैसी कार्य करने की क्षमता है, उनका कार्य करने का शैली है, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि प्रत्याशी ये होगा। प्रत्याशी उसके परिवार से कभी कोई नहीं आया और हर कार्यकर्ताओं को मौका मिले, यह प्रयास रहता है। और जिनकी सक्रियता अधिक है उनको हो सकता है फिर से मौका मिले, लेकिन जो ऐसा लगता है कि हमको किसी और क्षेत्र में काम कराना है, जैसा मैं पार्षद हूँ, यदि ऐसा लगे कि इनको अब पार्षद नहीं, इनको अध्यक्ष का टिकट देना है, तो पार्षद की जो टिकट होगी मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का मेरा जो कार्यकर्ता है उसको मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है उसको अवसर मिलेगा। बस इसी भाव से सांसद का जो प्रत्याशी है, जब पहली बार गुहाराम अजगले जी जीत करके आए, उस समय उनको कोई यह नहीं जानता था कि ये सांसद बन सकते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के रूप में दिया। कमला पाटले जी के साथ भी वही हुआ कि वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, मंडी के अध्यक्ष थे, उनको सीधा सांसद का टिकट दे दिया गया। अभी कमलेश जांगड़े जी को भी जब टिकट दिया गया, वो भी एक सामान्य घर से और सामान्य कार्यकर्ता है। जब उनको टिकट मिला उस समय वो भोजन तैयार कर रही थी अपने घर के लिए और उनको अचानक फ़ोन आया कि आप प्रत्याशी हो रहे हैं और आप तैयारी प्रारंभ करिए, तब उनको पता चला। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई पहले से प्रत्याशी तय नहीं है, अचानक प्रत्याशी कोई आता है और हमारे ही बीच से कोई प्रत्याशी आता है जो सामान्य कार्यकर्ता होता है, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। जी, सैनिक थे आप, सैनिक ड्यूटी छोड़कर आप राजनीति में आए हैं, तो क्या संतुष्ट अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं जैसे वहाँ देश की सेवा कर रहा था, आज मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, कि कुछ और आपके मन में लालसा थी, आप ही संतुष्ट नहीं है सेवा से? देखिए, सेवा वहाँ का भी एक ही क्षेत्र था कि मैं राष्ट्र की सुरक्षा करूँ, लेकिन राजनीति में जब मैं आया तो मैंने बजरंग दल को चुना था और केवल एक क्षेत्र था वहाँ कि मैं धार्मिकता के आधार पर और उस जिस सनातन धर्म से मैं जुड़ा हूँ उसकी संरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से काम करूँ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा तब इसका कोई कार्य क्षेत्र सीमित नहीं है। हर क्षेत्र में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और जितने भी सेवा कार्य हैं उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। रही बात देश की सेवा की, तो अभी वर्तमान में देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जब भी देश के ऊपर कोई संकट आई, देश के ऊपर सुरक्षा का कोई संकट आया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उसके कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, उनके आनुषंगिक संगठन जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। तो इसमें मुझे इस बात की कभी कोई खेद नहीं हुई कि मैं सेवा से अलग हो गया। आज भी राष्ट्र सेवा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं कर सकता हूं, कर रहा हूं, आगे भी इस तरह से मैं करता रहूंगा। जी, अब आखिरी सवाल, पुरुषोत्तम शर्मा जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? मंत्री, विधायक, कहाँ तक? मैं 1999 में पहली बार पार्षद बना, उसके बाद उपाध्यक्ष बना। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप फिर से पार्षद का चुनाव लड़ें, तो मेरे भीतर कहीं ये भाव नहीं कि अब मैं उपाध्यक्ष बन गया हूं तो मुझे विधायक बनना चाहिए, मुझे सांसद बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यदि कहे कि आपको फिर से बजरंग दल में काम करना है तो मैं फिर से बजरंग दल में काम करने के लिए तैयार हूं। राजनीति के माध्यम से आर्थिक लाभ मेरी कोई
उद्देश्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। मैं कृषि का काम करता हूँ। हमारा जो जीविकोपार्जन है वो कृषि खेती से ही चलती है और हमारे पास भगवान का दिया पर्याप्त है। और यही सेवा भाव यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिलता रहा तो ये भी मेरे लिए पर्याप्त है। इससे आगे की इच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसा आदेश करेगी, संगठन में ही काम करो तो संगठन में काम करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता में काम करो तो सत्ता में काम करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने समय निकाल करके और मुझ जैसे कार्यकर्ता को, वर्तमान में तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूं, लेकिन मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी ये अवसर मिल रहा है, तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं से पहले अपील करूंगा कि वो भी राजनीति को अपना व्यापार ना माने, इसे सेवा का क्षेत्र मान करके आगे बढ़ें। और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं के प्रति दृष्टि रखती है। जो जिस तरह से कार्य करते हैं उनको उस तरह से स्थान वह स्वतः देते हैं। और यदि सेवा की दृष्टि से देखें तो भी भारतीय जनता पार्टी एक उचित माध्यम है। इसके माध्यम से भी हम सेवा कार्य कर सकते हैं। जितने भी देशभक्त हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और अन्य राजनीतिक दल जो देश के प्रति भाव न रखते हुए अपनी पार्टी, अपने व्यक्तिगत और अपनी विकास की जो सोच रखते हैं उससे दूर रहें। जो देश की सेवा कार्य है उसमें अपनी रुचि दिखाएं और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवा का अवसर लगातार देते रहें। यही मैं आप सभी से आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम शर्मा जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।